Today we are going to start with the topic reissue of forfeited shares. Reissue of forfeited shares का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं उन शेयर्स को दोबारा रीइशू करती है उसको हम लोग बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली जब भी कंपनी शेयर्स दोबारा रीइशू करती है इसके तीन तरीके होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज नॉट परमिसिबल फॉर ए कंपनी टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन री इशू के टाइम पे कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर reissue of shares at discount। मैक्सिमम हमारा जो डिस्काउंट हो सकता है वो कितना हो सकता है? परमिसिबल लिमिट है टिल द अमाउंट फॉरफिटेड। सपोज एक कंपनी है, उसका 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है और शेयर होल्डर्स ने उनमें से 3 रुपी सपोज 7 रुपी पर शेयर पे किए हैं और फेल्ड टू पे ₹3 पर शेयर। इट मीन जो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो कितनी है? जितनी कंपनी ने पैसे फॉरफिट किए हैं। और कंपनी कितने पैसे मैक्सिममली फॉरफिट कर सकती है? कंपनी जो पैसे फॉरफिट कर सकती है वो है जो जितने पैसे कंपनी ने जिनके शेयर फॉरफिट किए थे उस टाइम पे जितने कंपनी ने अपने पास रिटेन रखे हैं। रिटेन कितने पैसे रखे हैं? 7 रुपए पर शेयर, क्योंकि जितने कंपनी ने जो हैं शेयर होल्डर ने पे किए हैं, कंपनी सिर्फ उसी अमाउंट को रिटेन कर सकती है, बाकी अमाउंट को वो रिटेन नहीं कर सकते। इज इट ओके? तो कंपनी की जो परमिसिबल लिमिट है फॉर री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट वो कितनी होगी? 7 रुपी पर शेयर। इट मीन्स कंपनी जो है वो री इशू जब शेयर्स करेगी तो मिनिममली उसको कितने पैसे चार्ज करने पड़ेंगे? 3 रुपी पर शेयर। वो कैसे? 10 रुपए में से 7 रुपए फॉरफिटेड है, जो पैसे कंपनी ने अभी तक रिसीव नहीं किए उतनी अमाउंट तक, वो प्राइस तक कंपनी जो है वो शेयर री इशू कर सकती है। इज इट ओके? अब आप लोगों ने देखना है कि कंपनी जब शेयर री इशू करती है उसकी एंट्री क्या होती है। देखो, जब कंपनी शेयर री इशू करती है एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर तो कंपनी एट पार कर रही है तो सिंपली एंट्री क्या आनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर यही कंपनी शेयर री इशू करती है प्रीमियम में तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर कंपनी जो है फॉरफिटेड शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर कंपनी शेयर इशू करती है डिस्काउंट पे तो इसकी एंट्री आनी है बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज 10 रुपए का शेयर है और कंपनी उनको री इशू कर रही है 6 रुपीज में, तो बैंक 100 शेयर हैं तो बैंक अमाउंट में आ गए 600, लेकिन उनकी फेस वैल्यू कितनी थी? दैट इज 1000, 100 इंटू 10। अब जो 400 रुपीज उनको कम आए हैं उसके लिए वो किसको डेबिट करेंगे? उसके लिए वो डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे, कंपनी को ऑलरेडी प्रॉफिट्स हुए हैं जो शेयर फॉरफिटेड के उनको यूज करेंगे ऐसे लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? अब एंड में अगर जो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस बच जाता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर व्हाई द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? बच्चे, बिकॉज जो आपने अमाउंट रिटेन की थी
एज शेयर फॉरफिटेड वो आपके कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स है, और जितने भी आपके कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं ये कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं। दैट इज व्हाई द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। तो एंड में हमारी एंट्री क्या होगी, एंड में हमारी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हमने कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, ये कैसे कैलकुलेट करें। अब आपने जब शेयर री इशू किए तो आपके पास दो तरह की ऑप्शन होती है। एक होता है जब कंपनी ने सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, एक होता है कंपनी ने कुछ एक शेयर री इशू किए, कुछ एक शेयर री इशू नहीं किए। तो पहला केस है फर्स्ट केस है when all forfeited shares are reissued। अगर आपने सारे के सारे शेयर्स जो फॉरफिटेड शेयर्स थे वो री इशू किए, तो हमने शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में कैसे, कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितनी आपने फॉरफिटेड की अमाउंट क्रेडिट की है, क्लियर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड क्रेडिटेड माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डेबिट। डेबिट कब किया है कि जब अगर आपने सपोज शेयर री इशू किया है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट की जगह आपने किसको डेबिट कर दिया है, शेयर फॉरफिटेड को, वो अमाउंट आपने माइनस कर दी है। तो बैलेंस जो होगा, बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंस को हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, क्लियर। अब देखिए कैसे होता है, सपोज आपने जो शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट क्रेडिट की थी वो सपोज थी आपकी 1200 थी आपकी 200 फॉरफिटेड शेयर्स के पीछे, री इशू भी 200 हो गए, कितना आ गया 1200। इसमें से आपने कौन सी अमाउंट माइनस करनी है, जो अमाउंट आपने ऑलरेडी डेबिट कर दी है ड्यूरिंग द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। सपोज री इशू के टाइम पे आपने 400 को डेबिट किया था, तो नेट कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी कैपिटल रिजर्व में, 800। ये देखो ये कैसे निकाला कि आपकी फॉरफिटेड अमाउंट कितनी थी, उनमें से जो आपकी क्रेडिट की थी उसमें से जो फॉरफिटेड अमाउंट डेबिट की है उसको माइनस करना है, रिमेनिंग अमाउंट आपने ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक्स लिमिटेड